जय हिंद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदर्श और विहांश इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ में हमारे संस्थान से जुड़े सभी साथी हैं, जिसमें अनिल कचनारे जी हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं, प्रवीण मुकाती जी हैं जो भी इंग्लिश मीडियम से हैं, और अभिषेक चक्रवर्ती जी जो है वो हिंदी मीडियम से हैं। अभी राजेश चौहान जो है अभी हमारे साथ में अनुपस्थित हैं, पर वो भी हमारे साथ में हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी साथी हमारे जो हैं अभी मुख्य परीक्षा में चयनित हो चुके हैं और इनका इंटरव्यू जो है उसकी तैयारी चल रही है। तो आज के इस सेशन में हम इन सभी से जानेंगे कि इनकी जो जर्नी है वो किस तरह की रही है, प्रीलिम्स में इनको क्या दिक्कतें आई, उन्होंने किस तरीके से उसको फेस किया, मेंस का कैसी तैयारी रही उनकी कि उनका चयन हुआ है इसमें, और अभी इंटरव्यू की कैसी तैयारी चल रही है। तो आज ये जो है एक तरह से हम एमपीपीएससी पे चर्चा करने वाले हैं। तो इस सेशन में आपको बहुत ही काम की चीजें भी मिलेंगी जो कि एक विद्यार्थी जीवन से जुड़ी रहती हैं, जो उनकी परेशानियां हैं और जिस तरह से वो उन सभी को जूझ के अपनी तैयारी को आगे बढ़े हैं। तो उस पे हम जो है एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं अभिषेक आपसे बात करना चाहूंगा। इसमें आप बताइए कि एमपीपीएससी जो है ये एग्जाम, वो एग्जाम क्या चीज है, कितने फेजेस होते हैं और किस तरीके से पैटर्न रहता है, क्या पोस्ट मिलती है। तो एक बार शॉर्ट में आप बता ओके। दीजिए इसको। कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक आयोजित एग्जाम होती है, जो मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी एग्जाम मानी जाती है। और ये परीक्षा जो है ये मुख्यतः 3 चरणों में होती है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार होता है। तो ये मुख्यतः 3 चरणों में होती है और अलग अलग चरणों में इसमें चयन चयन करके फाइनल सिलेक्शन होता है। अच्छा, तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें कितने लोग बैठते हैं और कितनी सीटें आती हैं लगभग, और किस तरह से सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स में जनरली देखा जाए तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों से जो सीट आती हैं, उन सीट के अकॉर्डिंग वो अपना नोटिफिकेशन निकालता है। और नोटिफिकेशन निकालने के बाद इसमें जितने भी प्रीलिम्स का एग्जाम कराने के बाद 15 गुना बच्चों को लेता है मेंस के लिए। अभी इस वर्ष 2020 में उन्होंने 20 गुना कर दिया है, लेकिन अब आगे ये कंटिन्यू करता है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के बाद 20 गुना या 15 गुना बच्चों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद मुख्य परीक्षा कराई जाती है, जिसमें 6 पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा का जब रिजल्ट आता है तो उसमें वो 3 गुना बच्चों को सेलेक्ट करता है। जितनी सीट होती हैं, जितनी भी सीट नोटिफिकेशन में आती हैं, उसके 3 गुना बच्चों को मेंस में निकालता है और फाइनल इंटरव्यू कराता है। और फिर जितनी सीट रहती है वो बच्चों को आवंटित कर दी जाती है, उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। अच्छा, तो मतलब एक तरह से हम अगर हिसाब में समझें इसको कि सपोज 100 सीटें एमपीपीएससी ने निकाली हैं, ठीक है, तो ठीक 100 है। सीटों के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा अगर हम देख रहे हैं तो वो कम से कम 3 से 3.5 लाख जो विद्यार्थी हैं वो देते हैं। तो उनमें प्रारंभिक बिल्कुल। परीक्षा निकलेगी कितनों की, 1500 से 2000 तक के बीच लोगों की 2000 के निकलेगी। आस। ठीक है, 15 से या 20 बिल्कुल। गुना। ठीक। अब जब 15 से ओके। 20 गुना, अगर हम 1500 से 2000 की बात करें, तो मेंस में कितने सेलेक्ट होंगे, 300 लोग होंगे, मतलब 3 गुना सीट। 300 लोग। ठीक है। और फिर बिल्कुल। इंटरव्यू में वो 300 लोग बैठेंगे और उनमें से 100 का चयन होता है। ठीक है, तो इस बिल्कुल। तरीके से एग्जाम जो है वो करवाया जाता है। तो अनिल जी, अब मैं अपन बात करें अगर, तो प्रीलिम्स की बात कर रहे जी हैं, तो सर। जैसा कि मैं आपको जानता हूं, आपने 2018 में प्रीलिम्स दिया था, वो आपका निकला था, जी तब आप मेंस में अपियर हुए थे। अभी 2019 का प्रीलिम्स निकल चुका है आपका, और मेंस जो है उसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है, और 2020 का भी प्रीलिम्स आपका निकल चुका है। तो मतलब अभी तक आपकी हम बात करें तो प्रीलिम्स में हमेशा सफलता आपको हासिल हुई है। ठीक है। हम्म तो आप प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या यूनिट्स रहती हैं, आपकी बुक लिस्ट क्या थी, और आपकी एक स्ट्रेटेजी क्या रही कि आपने तीनों जो अटेम्प्ट किए हैं उसमें तीनों में आपका सिलेक्शन हुआ है। जी। जैसे कि सर प्रीलिम्स का ऐसा है कि मैं ना जैसे मेंस का पढ़ता था, स्टार्टिंग में मेंस से स्टार्ट करता था। जैसे प्रीलिम्स के फिर 1 डेढ़ महीना या 2 महीना बचता था, तभी मैं प्रॉपरली प्रीलिम्स की तैयारी करता था। उसके पहले मैं मेंस के प्रॉपर नोट्स और सिनॉप्सिस रेडी रखता था। तो जो मेंस के मेरे नोट्स रहते थे, उसी में मैं क्या करता था कि अपने प्रीलिम्स के जो जो फैक्ट हैं, जो प्रीलिम्स में पूछने की संभावना ज्यादा है, मैं उन्हीं को वहीं पे नोट कर लेता था। तो उससे मेरा क्या होता था कि जैसा मेरा मेंस की तैयारी भी हो जाती थी उसके साथ में, और जो कॉमन सब्जेक्ट है प्रीलिम्स और मेंस में, तो उसकी तैयारी दोनों की मेरी एक साथ हो जाती थी। तो उससे मुझे काफी फायदा हुआ कि मुझे मेंस में भी उधर भी टाइम बच गया, और मैं प्रीलिम्स में आखिरी में, जैसे कि करंट अफेयर ज्यादा आता है प्री में, या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऐसे कुछ टॉपिक्स, आईसीटी वाले टॉपिक्स है, इनको मैं आखिरी में, स्पोर्ट्स हो गया, इनको मैं आखिरी में 1 डेढ़ महीने में अच्छे से कर लेता था। और बाकी के जो मेरे सब्जेक्ट है, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी,
या फिर साइंस, इनको मैं मेंस के टाइम पे ही रेडी रखता था, तो मुझे बाद में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। इसके बाद में मैं प्रीलिम्स का एक जो है कि मैं ना लूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ता था प्रीलिम्स के लिए। कम से कम मैं जितना मुझे मौका मिलता था मैं मैक्सिमम टाइम लूसेंट पे ही देता था, क्योंकि उसमें क्या है कि एक बुक ऐसी है जिसमें कि मैक्सिमम चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएगी। ऐसी कोई सी बुक और नहीं है जहां पर इतनी सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाए, तो इसलिए मैं लूसेंट को ज्यादा प्रेफर किया हूँ। और इसके बाद में मैं करंट के लिए मैं स्पीड ही पढ़ता था, स्पीड ही मैंने पढ़ी है, बाकी मैं क्वेश्चंस लगाता था। जब रोजगार निर्माण पढ़ता था मैं, उसके में उसमें क्वेश्चंस आते थे काफी, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं। एक मंडे को आता है, हर हफ्ते आता है पेपर, तो उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं क्या गवर्नमेंट ऑथराइज्ड पेपर है वो, तो उसके जो क्वेश्चंस है उनके आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है, तो फिर मैं उसको लगाया हूँ। हम्म। इसके अलावा एमपी की यदि बुक की बात करूं मैं, तो एमपी की बुक मुझे जो मैंने काफी बुक देखी है, महेश्वरी है, बर्णेवाल है, या फिर निर्माण की है, तो मुझे इन सब में बेटर जो लगी है वो महेश्वरी लगी। वो इसलिए कि जो ये रहता है कि उसमें क्या हर साल वो बुक आती है, और उसमें क्या है कि जो भी एमपी का जो भी अपडेशन हुआ है, मतलब जितनी भी स्कीम्स आई नहीं, वो सारी उसमें इंक्लूड कर देता है वो। उसमें भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है, लेकिन वो हर बुक में आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगी, लेकिन मुझे महेश्वरी को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अच्छा, तो आप तो इंग्लिश मीडियम से हैं, पर फिर भी आप महेश्वरी जो है वो हिंदी में आती है ना, तो वही पढ़ते हैं अपन। सर वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है सर। अच्छा, इंग्लिश में भी आती है। हाँ, तो इंग्लिश में। अभिषेक आप बताएंगे जरा कि एमपी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो बहुत सारी बुक्स रहती है जो अपन पढ़ते हैं, जिसमें अपन हम्म। महेश्वरी बोल लो, पुणेकर बोल लो, ठीक है, और C9 पब्लिकेशन की धर्मेंद्र तिवारी हो गई, स्नेहिल त्रिपाठी हो गई, ठीक है, तथ्यबाण, तो इन बिल्कुल। सब में से क्या लगता है कि मतलब आप अगर देखें तो इतनी सारी सोर्सेज हैं और एक ही चीज पढ़नी है अपन को एमपी, तो आपको क्या लगता है, बिल्कुल। आप क्या प्रेफर करते हो? तो बेसिकली तो मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए ये कहना चाहूंगा कि अगर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है तो मध्य प्रदेश के लिए कभी भी एक बुक की सोर्स से हमें नहीं पढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश के लिए आप 2-3 सोर्स रखें, क्योंकि किसी ना किसी बुक में गलती मिलती है। अगर आप जब डिफरेंट बुक से पढ़ते हैं तो हमें गलतियां समझ में आती हैं। और अगर मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से अगर अच्छी बुक्स बोला जाए तो महेश बर्णवाल है, जो काफी अच्छा कंटेंट है उसका। दूसरी बुक धर्मेंद्र तिवारी, और एक अभी रिसेंट में एक तथ्यवान आई है ग्रंथम। वो क्या है कि वो बुक है, वो प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी बुक है। क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत बार हमने देखा है कि मुख्य परीक्षा के लिए लोगों को प्रॉपर कंटेंट नहीं मिलता है मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो वो बुक ने क्या किया है कि वो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा इन दोनों को कंबाइन करके बहुत अच्छा समन्वय किया है। तो मैं ये कहूंगा कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए बंडवाल, धर्मेंद्र तिवारी और अपनी ग्रंथम तथ्यवान, इन तीनों बुक का एक मिक्सचर ले लो और उसमें अपना प्रॉपर कंटेंट निकाल के जो टॉपिक आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी बुक में कोई ना कोई टॉपिक में कमी रहती है, वो अच्छे से नहीं दिखा पाते हैं, तो वो दूसरी बुक में मिल जाएगा। तो हम्म। मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज है आपको आपके सिलेक्शन के लिए। तो हम्म। ये 3 बुक का समन्वय करके पढ़ो और इन 3 बुक से अपना प्रॉपर कंटेंट निकाल के उस हम्म। 3 बुक को रिकमेंड करना मतलब बोलना चाहूंगा। हम्म। प्रवीण जी, आपसे अगर बात करें अपन, तो आप जी। भी इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है, या तो इंग्लिश मीडियम में प्रीलिम्स में ऐसी कौन कौन सी यूनिट है जिसके सोर्सेज में अपन को दिक्कत होती है? सबसे पहले तो अगर हम देखा जाए तो अभी फिलहाल जो लास्ट ईयर वाला प्रीलिम्स था उसमें आईसीटी की बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि बच्चों के साथ सिर्फ लिमिटेड कंटेंट मिला था उन लोगों को। आईसीटी हो गई, फिर हमारी यूनिट 9 है, उनके क्वेश्चंस नहीं अवेलेबल हो पा रहे थे। तो उस चीज को कम करने के लिए या तो आप कोई ऐसी अच्छी वाली बुक देखो, जैसे कि हम लोगों ने रवि अग्रवाल की बुक थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे आईसीटी का बहुत सारा पार्ट कवर हुआ था। और एक इंसाइक्लोपीडिया वाली बुक होती है साइंस की, उस इंसाइक्लोपीडिया से जो साइंस वाला पोर्शन था वो तो वहां से कंप्लीट हो सकता है, पर जो कंप्यूटर वाला जो प्रॉब्लम है कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट की, उसके लिए मैंने जो प्रेफर करी थी, मेरा बाइलिंगुअल था, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों से प्रेफर करता था, तो मैंने उसके लिए लूसेंट खरीदी थी। और लूसेंट में जितना कंटेंट था उतना इनफ था हमारे एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग। तो मतलब आप लोग में से अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कितना एग्री करते हो कि जो अपन देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारा मटेरियल है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स का मटेरियल है, डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स का मटेरियल है, तो आपको क्या लगता है कि वो जो मटेरियल है उस पे जाना चाहिए या स्टैंडर्ड बुक्स ही ज्यादा इफेक्टिव हो रही हैं? क्योंकि अपन देख रहे हैं तो प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है, तो प्रवीण पहले आप इसको बताइए कि नोट्स वगैरह जो आपने सभी देखे हैं, अपन तो सब देखते रहते थे, नोट्स वगैरह भी देखे हैं अपन ने, स्टैंडर्ड बुक्स भी देखी है, तो क्या बेटर लगा कि वो नोट्स में कुछ है, इफेक्टिव है वो चीज? नोट्स मैंने कोचिंग प्रेफर करी थी जिसके नोट्स में यूज करता था, पर वो हिंदी में थे, तो मैंने
उस चीज को, अब इंग्लिश का कंटेंट इतना मिल नहीं पा रहा था, तो उस टाइम मैंने कुछ चीजों को कन्वर्ट करके पढ़ा था इंग्लिश में। सिर्फ बेसिक बेसिक हेडलाइंस पढ़ता था उससे। उन हेडलाइंस को मैंने डिक्टेट करके एक अपना खुद का सिनॉप्सिस बनाया था। उस सिनॉप्सिस को मैंने फाइनल जो एग्जाम हुआ था उसमें यूज किया था। अब जिससे देखा जाए कि हिस्ट्री हो गई, तो हिस्ट्री के लिए आप एंशियंट और मिडाइवल के लिए तो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न की दिक्कत आती है। तो मॉडर्न के लिए आप अगर प्रेफर करना चाहते हो तो स्पेक्ट्रम के अलावा कोई ऐसी बुक नहीं है इंग्लिश वालों के लिए जो आपको हेल्पफुल लग सकती है। और ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो बर्णवाल, जो महेश बर्णवाल की बुक है, वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। वो स्टेट पीएससी हो या सेंट्रल यूपीएससी वगैरह, सेंट्रल का कोई एग्जाम हो उसके लिए। और अगर आप हेल्थ का पोर्शन देखना चाहोगे तो हेल्थ को तो आप जैसा सिलेबस में लिखा है ना, एक एक यूनिट वाइज, उसी के यूनिट वाइज आप सर्च करते जाओ उससे, क्योंकि वो हेल्थ का जो पार्ट होता है वो सारा का सारा करंट से ही रिलेटेड होता है। अगर आप जितना करंट लिखोगे उतना ही आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे। और पॉलिटी वाली बात हो गई तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है, लक्ष्मीकांत ही प्रेफर करो आप, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो भी टॉपिक्स होते हैं लक्ष्मीकांत के, उन सारे टॉपिक्स में हर चीज को, जैसे आप जुडिशियल रिव्यू पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड अगर कोई करंट चल रहा है तो उस करंट को आप लिख लीजिए, एक स्टिकी नोट्स बनाइए, उससे आपने जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए क्रिटिकली एनालाइज या फिर कमेंट्स करना है किसी जुडिशियल रिव्यू वाले क्वेश्चन पे, तो आप फैक्ट लिखिए अपने इंट्रो में, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड करंट अफेयर वाला। बाकी ऐसे ही मैंने धीरे धीरे करके एथिक्स का जो पार्ट था, एथिक्स में भी करंट यूज किया था मैंने। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो इंग्लिश वाले बच्चे, पहले वो चौथा, पांचवा और छठा पेपर पहले प्रेफर करें रादर देन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अपन अगर मेंस में आते हैं तो जैसे अनिल, मैं आपसे पूछूं कि मेंस में ऐसी क्या क्या चीजें थी जो आपका, अगर हम देख रहे हैं कि 18 में आपने मेंस दिया था जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक, फिर 19 में आपका ये मेंस जो है वो क्लियर हुआ है, तो आपने 18 में क्या आपको लगा था कि आपने गलतियां करी थी, और आपने अभी 19 में क्या ऐसा अच्छा किया है कि आपका इसमें सिलेक्शन हुआ? सर 18 में तो क्या है कि मैंने क्या नया नया मैं आया था पीएससी में उस टाइम पे, और मेरे नोट्स प्रॉपर बने हुए थे ना, मेरे पास नोट्स थे ना मुझे कोई गाइडेंस था कि मैं कहाँ से पढूं, और बुक्स का भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम पर, तो मुझे मतलब सोर्स अच्छे से नहीं मिल पाया था सर, और नोट्स मेरे लगभग बन ही नहीं पाए थे, काफी कम बने थे, और सिनॉप्सिस तो मेरे पास थे ही नहीं। और आखिरी के 2-3 पेपर जो अच्छे स्कोरिंग हो सकते हैं, जैसे कि इथिक्स वाला हो गया, हिंदी वाला हो गया, निबंध वाला, उस पे मैं बहुत कम ध्यान दिया था, तो मेरे हिंदी में थोड़ा मैं प्रॉब्लम में आ गया था पेपर में, जिसके कारण मैं रह गया था थोड़े नंबर से मेंस में। और तो अभी मुझे लगता है इंग्लिश का? उसके अलावा कि सर मैंने जो उसके अलावा कि मैंने 18 में क्या है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाया था सर, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, तो मैं प्रैक्टिस तो लिखने की हुई नहीं सर मेरी। उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने 19 में टेस्ट सीरीज पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया मैंने, और इसके बाद में मैं प्रॉपर टाइमिंग मैनेजमेंट के साथ मैंने पूरा उसको टेस्ट सीरीज लगाई, मैंने उसको किया, अपना एनालिसिस किया मैंने क्वेश्चंस का कि मेरे से कौन सा पोर्शन बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, सिनॉप्सिस में क्या ऐड करना है, नोट्स में क्या ऐड करना है, ये सब मैंने पूरा प्रॉपर रखा था, तो सर उसके कारण मुझे लगता है कि मुझे काफी बेनिफिट हुआ। चलिए अभिषेक, आप बताएंगे जरा, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से अभी हैं, तो आपका कैसा क्या रहा, आपके यहाँ 2019 का जो है आपका सिलेक्शन हुआ, तो किन किन बातों का ध्यान रख के आपने तैयारी करी थी? एक्चुअली क्या है कि एमपीपीएससी जो है, एमपीपीएससी एक प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मेट मांगता है कि आप इसी फॉर्मेट में ही लिखें। आपने जैसे देखा होगा कि उनने अभी जिस तरीके से रिसेंट में कॉपी चेंज करी है, तो कॉपी चेंज करने के बाद जैसे अभी 2019 की बात करें, 2019 में कॉपी तो कंपैरेटिवली पुराने तरीके से ही थी, उसमें एक पेज का 6 मार्कर, 15 मार्कर के 3 पेज तो सेम ही थे। तो मैंने बेसिकली क्या देखा था उसमें कि मैंने बहुत ज्यादा ऐसा देखा कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग करी एक आंसर की, कि किस किस तरीके से अपन को आंसर लिखना है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, 6 पॉइंट और प्रॉपर निष्कर्ष। तो मैंने ये चीज हर क्वेश्चन में फॉलो किया। प्लस फ्लो चार्ट में अपन किस तरीके से सारे सेगमेंट बता सकते हैं, एक किस किस पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं। निष्कर्ष में मैंने ये देखा कि अपन जो भी क्वेश्चन आया है तो उसमें एक निष्कर्ष बहुत प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई टीचर किसी क्वेश्चन को पढ़ता है तो लास्ट आते आते तक वो ऐसा देखता है कि लास्ट में उसे बहुत कुछ अच्छा मिल जाए देखने को या पढ़ने को, जिससे वो काफी गेन करता है। तो मैंने निष्कर्ष पे काफी ध्यान दिया, पॉइंट्स पे काफी अच्छे से ध्यान दिए, मैंने सारे सेगमेंट देखे कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव से अपन उसको आंसर को बेस्ट बनाया जा सकता है। 3 मार्कर में जो मैंने किया, क्योंकि 3 मार्कर ही ये मान लीजिए गेम चेंजिंग होता है। अगर 3 मार्कर में आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैंने 3 मार्कर में प्रॉपर तरीके से, जिसमें पॉइंट्स बनने थे मैंने उसे प्रॉपर तरीके से 3 पॉइंट लिखे, और 3 जो 3 पॉइंट लिखे वो बेस्ट पॉइंट लिखे। मतलब उसमें आप
आप अपना नॉलेज रखो, और उस नॉलेज में आप अपने 3 बेस्ट पॉइंट पिक करो कि इसमें से आपको मैक्सिमम नंबर गेन हो सके। जिन क्वेश्चन में परिभाषा से आप हर क्वेश्चन को पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते, तो आप उसमें एक प्रॉपर प्रभावशाली परिभाषा लिखो, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रही। 3 मार्कर इसलिए ऐसा बोला जाता है कि 3 मार्कर में आप 45 में 35, 30, 35 अगर नंबर गेन करते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाता है। तो मैंने बेसिकली 3 मार्कर में बहुत अच्छी कमांड कर ली, और 6 मार्कर और 15 मार्कर थे, मैंने उसमें प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मेटिंग करी, उसमें मैंने प्रॉपर 6 पॉइंट डाले और एक प्रभावशाली निष्कर्ष डाला, जो भी करंट इशू से जोड़ के या फिर कोई डेटा से जोड़ के। तो ऐसा क्या है कि वो क्वेश्चन बहुत प्रभावशाली बन जाता है, और क्वेश्चन का स्टार्टिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे कोई रैंडम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग या तो आप इतिहास से रिलेट करके करो, या तो कोई करंट इशू से ऐड करके करो, लेकिन आपका स्टार्टिंग एंड बेस्ट होना चाहिए। पॉइंट्स भी अच्छे होने चाहिए, वो तो आपको ओवरऑल फिर 6 में से 4, 4.5 नंबर दिला सकता है, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन मैंने प्रॉपर तरीके से लिखे, और ये मेरे को शायद काफी बेनिफिट रहा होगा। चलिए प्रवीण जी, आप ये बताइए मेरे को कि जैसा हमने देखा था कि आप इंग्लिश मीडियम से हो, तो आप ये बताओगे कि पेपर 5 और पेपर 6 हिंदी और निबंध की बात करें तो इंग्लिश मीडियम वालों को क्या दिक्कत आती है और अपन किस तरीके से उसको कर सकते हैं कॉम्बैट? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो, वो हिंदी वाला भी हो, चलेगा दोनों, पर उन्हें सबसे पहले फोकस 5वें पेपर और 6ठे पे करना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम एक हुई थी, क्योंकि ये था कि मुझे प्रॉब्लम्स आती थी मात्राओं की, बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा, ये लगाने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ही लगी। और मैंने क्या किया था, मेरा एक फॉर्मेट था, जिसे मैंने सोच कर रखा था कि कुछ 15 से 20 ऐसे मैंने संस्कृत के श्लोक थे, उन श्लोक्स को लिख लिया था, और 15-20 ऐसे अच्छे अच्छे जो राइटर्स थे या ऑथर्स थे, उन लोग के जो भी थॉट्स थे उन्हें अलग करके रखा था। और हर जगह जैसे मैं कुछ तो वो बताऊंगा आपको श्लोक, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड हो गया तो अति सर्वत्र वर्ज्यते जैसे हो गया, तो ऐसे कोई श्लोक थे, तो उन श्लोक्स को मैंने हर जगह बीच न बीच कहीं ना कहीं यूज करा है। मतलब ऐसे श्लोक फाइंड करना जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल चारों के चारों फैक्टर्स को हमारे फुलफिल करना चाहिए, और उन्हें आप कहीं भी डाल सकते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ लिस्ट तैयार करी, उन लिस्ट को पूरे लिस्टेड करके फिर जो भी मेरा रिलेटेड था वो आया था निबंध। जैसे कि मुझे आया था एक राजनीतिक वाला आया था, तो उस राजनीति से रिलेटेड मुझे चाणक्य के बारे में ज्यादा पता था, तो मैंने चाणक्य के जो स्लोगन्स थे या जो उनके जो श्लोक थे वो सारे के सारे उसमें डाले, और वहां से स्टार्ट करी। कहीं कहीं मेरी भी गलतियां होती है, मुझे हिंदी की मात्राओं में दिक्कत आती है, पर आप जितना इजी वे में लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और ऐसे ही 5वें पेपर के लिए ये है कि मैंने कुसुमलता श्रीवास्तव मैडम की बुक को प्रेफर किया था। उनकी बुक सबसे बेस्ट है, क्योंकि जितने भी इंग्लिश के ट्रांसलेशन थे या फिर इंग्लिश की जो भी वोकेब्स आई थी, वो भी मैक्सिमम वहीं से आ गई थी, और उसकी वजह से मेरा वो स्कोरिंग वाला जो पार्ट था 5th और 6th वाला, वो एकदम स्कोरिंग अभी हो जाएगा इस बार। अनिल, आप बताएंगे जरा पेपर 5 और पेपर 6 में आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर जैसे कि पेपर 5 का, जैसे मैं हिंदी में लिखने में काफी पहले लिखे थे, हम 12th के बाद तो हम कभी हिंदी लिखे नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास श्रीवास्तव मैडम की, कुसुमलता श्रीवास्तव मैडम की बुक थी, और मेरे पास एक नोट्स भी था जो मेरे एक फ्रेंड ने ही बनाया था, वो भी था। लेकिन उसके बाद भी मैंने पूरा की पूरा नोट्स खुद से बनाया, खुद से लिखा, ताकि मेरी लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। तो सर वो मुझे काफी बेनिफिशियल रहा, क्योंकि उसके कारण मेरी जो मात्राओं की गलती जो ज्यादा हो रही थी, वो उसमें थोड़ी मुझे कमी आई उसमें मात्राओं की गलती में। इसके अलावा कि फिर मैंने उसकी जो डेफिनेशन है 3 मार्कर वाली, उनको मैंने अच्छे से मतलब बार बार पढ़ा, क्योंकि वो 3 लाइन में आपको आंसर लिखना है, वहां पर फिक्स स्पेस है वहां पर। तो उसके लिए मैंने उसको बार बार पढ़ने से मेरा क्या हुआ कि प्रॉपर डेफिनेशन वो 3 लाइन या 4 लाइन में मैं अच्छे से लिख पाया। तो इस बार मेरा हिंदी का शायद इसलिए थोड़ा अच्छा गया। इसके बाद में निबंध में तो मैंने क्या किया था कि एक बुक ली थी मैंने निबंध की। उसमें क्या है कि मैंने उसके निबंध को, जैसे संस्कृति वाले निबंध जैसा थे, भाषा वाले, सभ्यता वाले, ऐसे निबंध, और वुमेन एम्पावरमेंट वाले, इनको मैंने अच्छे से किया था। और उसमें जो भी, जैसे प्रवीण ने बताया कि श्लोक उनने लिखे थे, वैसे श्लोक्स की मेरे पास एक पूरी 2-3 पेज की एक वो थी, एक मैंने नोट्स बनाया था सिनोप्सिस टाइप को, मैंने सारे श्लोक्स उसमें लिख लिए थे। उसके बाद में मैं जब निबंध लिखने पेपर देने गया था, उस दिन भी वो जो सिनोप्सिस थे मेरे श्लोक वाले, वो लेके गया था, और उस टाइम सिर्फ मैंने उस श्लोक्स को ही पढ़ा और उनको अच्छे से लिख के। म्यूट हो गया आपका। हाँ, बोलना, फिर से बोलना, आपका म्यूट हो गया था थोड़ा। सर ये कि जैसे कि हिंदी में
प्रॉपर एक बुक थी मेरे पास, कुसुमलता ये श्रीवास्तव मैडम हाँ, की, ये वही बोल चुके चलिए। सबसे बेस्ट बुक है। वो कहाँ से छूटा था सर वो। हाँ तो उसको मैंने क्या किया, नोट, उसके बाद भी मैंने खुद को नोट्स बनाए पूरे हिंदी के खुद से, ताकि मेरे लिखने की हिंदी की प्रैक्टिस हो, क्योंकि हम 12th में लिखे थे, 8-10 साल हो गए उसको। तो ऑब्वियस बात है कि अपने को दिक्कत तो आएगी लिखने में, तो उसके लिए मैंने खुद से बनाए। उसके बाद मैं निबंध में रेगुलर लिखता था, मतलब कि 10-12 दिन में मैं एक निबंध में लिख ही लेता था। तो उससे क्या है कि मेरी हिंदी की राइटिंग में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। और जो श्लोक्स का है, तो मैंने सिनॉप्सिस बनाए थे 2-3 पेज के, श्लोक्स मैंने लिख लिए थे, जैसे कि गांधी जी ने क्या बोला, नेहरू जी के क्या विचार थे, ये ऐसे ऐसे उनके जो कथन थे बड़े अच्छे अच्छे, वो मैंने प्रॉपर लिखे थे। और उसको फिर मैंने अपने निबंध में ऐड किया, तो शायद वो प्रभावशाली रहेगा। तो जैसा कि जब अपन साथ में पढ़ते थे तो अपन ने खुद ही डिस्कस किया था ये कि जब मेंस आया था तो अपन क्या करते थे कि डेली अपन उसमें निकाल लेते थे, एक टाइम निकालते थे जिसमें एथिक्स के लिए अपन कुछ पोर्शन पढ़ते थे, ठीक है, 1-1.5 घंटे का। फिर रोज अपन हिंदी पढ़ते थे और एक हाँ। ऐसे आधा ऐसे अपन डिस्कस करते थे। और जब नहीं भी लिख पाते थे तो अपन लोग पूरा रूम पे बैठ के क्या करते थे, उस निबंध के बारे में कुछ भी चर्चा कर लेते थे। तो ये इससे अपन को फायदा ये क्या हुआ था कि जब एक्चुअल में जब डेट आ रही थी तब हमारे पास में इन 3 सब्जेक्ट का भार नहीं था, ठीक है, कि अगर आप दिन में एक एक दो दो थिंकर पढ़ लोगे और थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड एटीट्यूड देख लिया, 1 घंटे आपने एथिक्स के लिए निकाल लिया, थोड़ा सा आधे घंटे आपने हिंदी देख लिया, 10-15 मिनट आपने 2 पेज ऐसे के लिख दिए, तो इससे क्या होगा, आपका एक पूरा जो 500 नंबर का पोर्शन है वो कम हो जाता है। आपको अलग से बर्डन नहीं रहेगा कि यार मेरे को पूरा एथिक्स खत्म करना है, पूरा हिंदी खत्म करना है। और ऐसे वाली जो चीज है कि ऐसे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे तभी आपके पास में आएगा वो। कोई 3-4 ऐसे पढ़ के आप पूरा निबंध तो लिख नहीं पाओगे एग्जाम के लिए। तो ये सारी चीजों का अपन को ध्यान रखना रहता है। बाकी के जो मेरे साथ में स्टूडेंट्स भी थे सबने इसका ध्यान रखा, तो अभी वो लोग भी का भी अच्छा चल रहा है सब, ठीक है। हाँ तो सर, इसमें अपन, क्या, हाँ बताइए बताइए। उसमें क्या है कि जैसे कि हिंदी और इथिक्स का जो पेपर था, इसमें सर मैंने क्या किया था कि मतलब मैं लगातार उसको कभी नहीं पढ़ा कि 15 दिन उठ के पूरा इथिक्स खत्म कर दिया, 15 दिन में हिंदी खत्म कर दिया। जैसे मेंस के 2 महीने बचे थे, 2-2.5 महीने, तो मैंने जैसे डिनर के बाद वाला टाइम 2-3 घंटा सोने के पहले जो हमें मिलता है, उसमें मैंने फिक्स रखा था कि आखिरी के 3 पेपर ही पढ़ूंगा मैं, 1 घंटा ये पढ़ लिया ऐसा। तो क्या है कि मेरा आखिरी तक वो बहुत अच्छे से हो गए, मेरे पूरे अच्छे से कवर हो गए। और जो दिन का टाइम था मेरा, जैसे सुबह से मैं शाम तक जो भी जितना भी टाइम रहता था मेरा, उसमें मैं फिर अपने कोर सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो पढ़ता था। तो इससे क्या हुआ कि मैं एक कॉन्फिडेंस भी आता गया कि मेरा हाँ सिलेबस कंप्लीट हो रहा है मेरा। तो एक ये फायदा हो गया उससे कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैंने वो किया था, तो सही रहा सर। तो जैसे प्रवीण, अगर अपन अभी बात करें तो अभी आपका इंटरव्यू की तैयारी चल रही है, ठीक। हाँ अभी आपका ये जो है प्री ये वाला भी निकल गया, तो आपको अभी 2020 का मेंस भी देना है। उसके हाँ बाद में 24 अप्रैल को अगर अपन देख रहे हैं तो प्री भी आएगा, तो वो भी अपन देंगे ही, ठीक है। तो अभी क्या स्ट्रेटेजी चल रही है कि अभी तो आप पूरा इंटरव्यू में फोकस कर रहे हो वो तो पता है, पर डेट आ जाएगी जब मेंस की, सपोज क्योंकि कल ही कॉपी रिलीज हो गई है तो मेंस की डेट भी लगभग अब जल्दी आ सकती है। तो शुरू में अपन को क्या करना चाहिए कि मेंस और प्री दोनों अपना बैलेंस्ड चले। अभी जैसा मेरा स्ट्रेटजी है, मैंने ये सोच कर रखा है कि अभी जो कल मैंने नई वाली कॉपी देखी उसके अकॉर्डिंग तो वापस से ऐसा ही लग रहा है कि जो 3 मार्कर्स थे उन्हें फैक्ट के वाइज ही लिखना है। बाकी जो 6 मार्कर है उन्हें मैंने ये सोच कर रखा है कि जो भी 6 मार्कर में टोटल 9 लाइनें दी है, तो 2 लाइनें जो ऊपर की रहेगी उसे इंट्रो में यूज करेंगे और 2 लास्ट की लाइन रहेगी उसे कंक्लूजन में, बीच में पॉइंट्स यूज करेंगे। और अगर बाई चांस कोई सा क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तब जाकर एकदम रेयर केस में हम लोग कोई पाई चार्ट या डायग्राम यूज करेंगे। डायग्राम हमें नहीं यूज करना है क्योंकि अभी रिफॉर्म ही जो एमपीपीएससी में आया है उन लोगों ने स्पेस अगर यूटिलाइज करने के लिए बोला है तो आपको टेक्स्ट लिखना ही है। क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी यही रहा था 2019 में, तो मैं यही वाली स्ट्रेटेजी फिर से अपनाऊंगा कि जितना हो सके इंट्रो कंक्लूजन एड ऑन करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनता है आपको तो आप इंट्रो थोड़ा सा ही, अगर डेफिनेशन उसके बारे में कुछ पता है तो आप एड ऑन करने की कोशिश करें। और मेरी स्ट्रेटेजी भी यही है कि रिवीजन ज्यादा लग रहा है इस बार, क्योंकि जो पेपर 3 है वो थोड़ा काफी लेंदी भी है। बाकी 4th 5th 6th तो हम लोग के एकदम कवर ही है। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर जो कि हर किसी से बन जाते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, लेकिन 5th और 6th पेपर के लिए बच्चे लास्ट में टाइम सिर्फ महीने भर का ही रखते हैं, कि वो गलत है। क्योंकि हम लोगों ने, जो कि अभिषेक सर और अनिल सर मेरे साथ हैं, हम लोगों ने, मुझे जो गाइड करने वाले थे अभिषेक सर ने गाइड किया था मुझे अपने हिंदी के लिए, तो हिंदी में उन्होंने ही मुझे बताया था कि कैसे लिखा जाए, तो उनके साथ ही मिलकर मेरी पूरी स्ट्रेटजी उससे कंप्लीट हुई थी।
तो आप भी अगर करना चाहते हैं अच्छे से स्कोर 5th और 6th में, तो आप अभी से ही हर टेस्ट सीरीज को दो और जितना ज्यादा हो सके उतना मात्राओं का ध्यान रखने की कोशिश करें। और आपकी अगर राइटिंग अच्छी है हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों की, तो आप थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं कि आप अच्छा कर सकते हैं। तो अभिषेक आप ये बताइए मेरे को कि अभी जैसे अपन ने कल ही डिस्कस किया था, जब अपन ये टेस्ट सीरीज जो अपन प्रोग्राम लेके आ रहे हैं उसमें भी अपन ने डिस्कस यही किया है कि अपन शुरू में पहले पेपर 4 को खत्म करते हैं फरवरी में। ठीक है। पेपर 4 खत्म करते हैं, फिर पेपर 5, पेपर 6। ठीक, इससे क्या होगा, अभी आपके पास में डेट नहीं है मेंस की, तो ये फरवरी का मंथ में अपन ये तीनों चीजों को निपटा लेते हैं। फिर उसके बाद में जो रहेगा, फिर अपन एक जो है, जो हमारा सोशियोलॉजी का पार्ट हो गया, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी हो गई, और ऐसे पार्ट जीआईएस, जीपीएस, वाटर मैनेजमेंट, इनको हम पहले निपटा लेते हैं। इससे होगा क्या कि हमारा जो रहेगा पोर्शन, जैसे जैसे प्रीलिम्स आएगा, अप्रैल आता जाएगा, तो हम क्या होते जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे किसमें, एमपी में। एमपी के बाद में अपने जो कोर सब्जेक्ट हैं, तो उससे ये जो अनिल सर ने पहले बोला था कि मेंस और प्री की एक कंबाइंड तैयारी हो जाएगी उससे। तो इस तरीके से अपन ने जो शेड्यूल रखा है, ठीक है। ठीक है। तो आज की जो अपन ने चर्चा करी है, अपन इसमें और मिलते रहेंगे आगे। अभी सभी जो वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम अगला और सेशन इस तरह का लेके आए जिसमें आपको टिप्स और गाइडेंस मिलता रहे। ठीक, और अभी जो है हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं, जिसमें मेरे सभी साथी जो अभी आपसे रूबरू हुए वो जुड़े रहेंगे। कॉपीज जो है वो सभी चेक करेंगे आपकी, एक एक दो स्टूडेंट्स की हम लिमिटेड सीट रखे हुए हैं, टोटल 26 सीट रहेंगी हमारी, जिसमें से कि बाकी जो हमारे साथी हैं उन पे लोड ना आए, सब 2-3 कॉपी आराम से चेक कर पाएंगे और उनको मेंटरशिप दे पाएंगे। तो आपको ऐसे एक पूरे ग्रुप में जोड़ा जाएगा जहां पे सारे फैकल्टीज और मेंटर्स अवेलेबल हैं। तो वो जो पूरी जानकारी है वो हमारे बाकी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस हैं उससे देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो भाई साहब, अपन लोग फिर अगले बार में मिलते हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और बाकी अपन फिर डिस्कस तो करते ही हैं सारी चीजें। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।